नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह और आज आयुष्मान भव में हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर घर के किचन तक पहुंच चुका है। प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। ये वही खाने पीने की चीज़ें हैं जिन्हें कहीं ना कहीं हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। पैकेज स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, रेडी टू ईट मील्स जो कन्वीनियंट तो होते हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया में हेल्थ एक्सपर्ट्स इनके खतरे को लेकर अलार्म बजा रहे हैं। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सेवन हमारी कैलोरी इंटेक को रोजाना लगभग 500 कैलोरीज तक बढ़ाता है। कई क्लिनिकल ट्रायल्स ये दिखा चुके हैं कि प्रोसेस्ड फूड सीधे तौर पर वजन बढ़ाते हैं और इससे कई तरह की शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि पहली बार दुनिया में बच्चों में ओबेसिटी यानी मोटापा अंडरवेट बच्चों से ज्यादा हो गया है। प्रोसेस्ड फूड ये सिर्फ गंभीर शारीरिक बीमारियों का ही नहीं, बल्कि ज्यादा मात्रा में जंक और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने वालों में डिमेंशिया जैसी मानसिक समस्याओं का खतरा भी कई गुना ज्यादा हो जाता है। मतलब ये सिर्फ हेल्थ का ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भी सवाल है। तो आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इसे गहराई से समझेंगे। एलोपैथी, आयुर्वेदा और होम्योपैथी, 3 अलग अलग विशेषज्ञ हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार जगदीश जुड़े हुए हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, हेपेटोलॉजी एंड इंटरवेंशनल एंडोस्कोपी, मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा एंड दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर राकेश जगदीश। शुक्रिया सनसेट टीवी में आयुष्मान भव में हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राजीव सिंह जुड़े हुए हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं होम्योपैथी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर राजीव सिंह, शुक्रिया सनसेट टीवी का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर ज्योति अरोड़ा जुड़ी हुई हैं जो कि आयुर्वेद का नजरिया हमें समझाएंगी। चीफ डाइटिशियन और हेड इंटीग्रेटिव डाइटिक्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर ज्योति अरोड़ा। शुरुआत पहले मैं आपसे करूंगी डॉक्टर राकेश जगदीश। पहले थोड़ा सा आम भाषा में लोगों को समझाएं। हमें समझ में आता है प्रोसेस्ड फूड यानी जो भी पैकेज में बंद है वो प्रोसेस्ड फूड है। कैसे हम प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को समझें, ये दोनों में डिफरेंस क्या है और क्यों इन्हें खतरनाक कहा जाता है? प्रोसेस्ड फूड कोई भी खाने को जब उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए या उसका नेचर चेंज करने के लिए उसको प्रोसेस किया जाता है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि प्रोसेस्ड फूड सारे ख़राब ही होते हैं, लेकिन जो मिनिमली प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जैसे कि बहुत सदियों से हम किए जा रहे हैं, हमारे ट्रेडिशन में है अचार बनाना, वो भी एक प्रोसेस्ड फूड है। खाने को सुखा के और उसको पैकेट में बंद कर देना, वो भी प्रोसेसिंग का तरीका है। मिल्क का पॉस्चराइजेशन करना, वो भी प्रोसेसिंग होता है। तो ये लेकिन हार्मलेस प्रोसेसिंग है। जो हार्मफुल प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि रेडी टू ईट मील जो आजकल अवेलेबल होते हैं, जिसमें ट्रांस फैट, बहुत ज़्यादा शुगर ऐड किए जाते हैं, बहुत तरह के फ़ैट ऐड किए जाते हैं और प्रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। जितने भी पैकेट में जो अवेलेबल आइटम्स हैं जिनकी एक्सपायरी डेट होती है, वो सारे प्रोसेस्ड किए जाते हैं और हाईली प्रोसेस्ड होते हैं। ट्रांस फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत तरह के फ़ैट उसमें रहते हैं जो कि हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। ये एक्चुअली बहुत टेस्टी होते हैं। जैसे बहुत सारी ऐड आती हैं टीवी में कि एक चिप्स खाया और खाते चले जाओगे, तो ये टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें कई तरह के केमिकल डाले जाते हैं और यही पहला स्टेप होता है हेल्थ को ख़राब करने का। कोई सोचता है कि मुझे भूख लगी है और खाना शुरू करता है और थोड़ा थोड़ा करते करते पेशेंट को या जो भी खा रहा है उसको पता भी नहीं चलता कि कितना कैलोरीज उसने कंज्यूम कर लिया है और कितना उसके साथ जो केमिकल, हार्मफुल केमिकल जो शरीर में चले गए हैं उसको अंदाज़ा भी नहीं होता। तो ये उसी तरह का है जैसे कि आप अगर ये आदतें, छोटी छोटी आदतें ओवर द टाइम्स बहुत सालों तक करते हैं तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको कई तरह की मेटाबॉलिक इलनेसेस स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि शुगर होना, फैटी लीवर होना और ब्लड प्रेशर का बढ़ना, मोटापा हो जाना और डिमेंशिया और न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। और पेट का डिसबायोसिस हो जाना, पेट में गैस बनना और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का कम हो जाना, बैड बैक्टीरिया का बढ़ जाना। तो ये सब इस अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड होते हैं जो कि हमारे हर घर में आजकल मिलते हैं। फ्रिज खोलो तो उसके अंदर आपको जो पैकेट वाले जूसेस होते हैं वो मिल जाते हैं, आपको रेडी टू ईट जंक जो है वो भी मिल जाता है। तो ये सारे प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आते हैं जो कि शरीर के लिए हार्मफुल हैं और इनका ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल।
आयुर्वेद का नज़रिया समझें डॉक्टर ज्योति, तो आयुर्वेद कहता है कि जब अग्नि कमज़ोर होती है तो रोग शुरू हो जाते हैं। पाचन अग्नि पर ऐसे प्रोसेस फूड का क्या असर होता है? See, basically what happens is when you're taking the processed food, as per Ayurveda, this is promoting the Vata. So whatever the food which is having primarily sugar, fat as well as salt in more than the required quantities, and this is also the stale, or you can say the ultra processed food is almost coming in that category also. So that is somewhat is increasing the Vata, and actually this is disturbing the vagal tone. So that's why the dopamine and serotonin system is getting disturbed or dysregulated, because the stimulation is more because of these kind of foods, because they are very much rich in the salt as well as the sugar. So ultimately this is doing the down regulation of the taste receptors, and when they are reaching to the gut, so in the gut the dysbiosis happen, and because of the dysbiosis ultimately all these endotoxins of microorganisms are going inside the body and वो आम बनाते हैं, and this is a term which is used for the toxins. Ama is basically the toxins term used in the Ayurveda. So whenever जब हमारे खाने बॉडी के अंदर खाना प्रॉपरली मेटाबोलाइज्ड नहीं होता है तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी के अंदर काफ़ी देर तक स्टेगनेंट फॉर्म में रहता है, एंड मोर ओवर बिकॉज ऑफ द डिसबायोसिस जो बैक्टीरिया का जो बैलेंस ख़राब हो जाता है, तो उस कारण से गट में से वो सारे जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड हैं वो सारे के सारे बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, और उस कारण से इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होना शुरू हो जाता है. सो आम एज पर आयुर्वेदा इज पार्शली डाइजेस्टेड फूड विच इज़ गोइंग इनसाइड द बॉडी, इंक्रीजिंग लोकलाइज बॉडी में इन्फ्लामेशन इंक्रीज करता है एज वेल एज इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव करता है. आपके सामने ऐसे लोग आते हैं क्या जो बहुत ज़्यादा पैकेज फूड खाते हैं? और अगर ऐसे लोग आते हैं किसी भी तरह की समस्या को लेकर, तो क्या हिस्ट्री या फिर कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में ये दिखता है कि वो पैकेज फूड ज़्यादा खाते हैं, और उनके लक्षण भी क्या अलग दिखाई देते हैं? जी बिल्कुल, आजकल के समय में तो ये मेट्रो सिटीज़ में तो क्या रूरल एरिया में बहुत कॉमन हो चुका है. अगर आप गांव की तरफ भी जाएंगे तो लोगों का जो रुझान है इस तरह के जंक फूड को लेकर वो बढ़ चुका है. मतलब अगर आप उनसे पूछने जाएंगे तो बिस्किट नमकीन जैसे जंक फूड को या प्रोसेस फूड को तो प्रोसेस फूड समझा ही नहीं जाता है, उसको तो लोग अपनी मील का पार्ट समझते हैं. तो जब आप उनसे पूछेंगे तो सब मोस्टली लोग यही बताएंगे आपको कि नहीं हम तो बिल्कुल रोटी सब्जी खाने वाले लोग हैं. लेकिन कहीं ना कहीं जो जंक फूड किसी न किसी फॉर्म में आ रहा है, चाहे वो दिन का चाय के साथ 4 बिस्किट हो गए, थोड़े नमकीन हो गए, समोसा हो गया, वो जो बॉडी में कैलोरी इंटेक बढ़ा रहा है उसको तो कोई काउंट ही नहीं कर रहा है. और वो जब ओवर द लंबे समय तक जब शरीर में जाता है तो उसकी वजह से शरीर में जो इंसुलिन का स्पाइक है वो बढ़ना शुरू हो जाता है. उसकी वजह से शुगर की परेशानी लोगों में जल्दी शुरू होती है. बड़ों में छोड़िए, आजकल बच्चों में बहुत कॉमन है. बच्चों को जो घर का खाना है वो पसंद ही नहीं आ रहा है, उसकी वजह से वो सब लोग रेडी टू ईट इंस्टेंट नूडल्स की तरफ भाग रहे हैं. आजकल बहुत ज़्यादा चाइनीज़ फूड को लेकर बहुत ज़्यादा एक फैसिनेशन है, युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा एक रुझान है कि क्यों ना चाइनीज़ फूड की तरफ जाया जाए. तो सिंस उनमें जो प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, खासकर अगर आप चाइनीज़ फूड की बात करें, जैसे MSG, इसको अजीनोमोटो कहा जाता है आम भाषा में, मोनोसोडियम ग्लूटामेट उसका केमिकल नाम है. तो ये चीज़ें मतलब कुछ हद तक तो स्वाद बनाने के लिए ठीक है, मगर उसका अगर रोज़ाना के हिसाब से उसको कंज्यूम किया जाएगा, उसको अगर शरीर के अंदर डाला जाएगा तो वो ज़रूर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट बॉडी में आते हैं. और पेशेंट की हिस्ट्री में भी वो देखा जाता है कि वो आज की प्रॉब्लम नहीं है, उनको अगर से 30s में शुगर शुरू हो रहा है, जिसकी कोई मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ की हिस्ट्री भी नहीं है, तो उनकी अगर आप लाइफस्टाइल की लाइफस्टाइल की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उनको ज़रूर मिलेगा आपके अंदर कि मतलब 5 साल से लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेस में जी रहे थे, खाना घर में बनाने का टाइम नहीं था, मेट्रो सिटीज़ में रह रहे थे, रात को लेट सोना, कुछ भी बाहर से ऑर्डर करना. जब भी आप बाहर से भी हम लोग ऑर्डर करते हैं तो ये सोचते हैं मैंने तो हेल्दी मल्टीग्रेन कुछ मंगवा लिया, बट उसमें भी जो खाने को पैलेटेबल बनाने के लिए जो प्रिजर्वेटिव्स या टेस्ट एनहेंसर्स ऐड किए जाते हैं वो अपने आप में प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं. तो इसलिए कोशिश की जाए जितना से ज़्यादा खाना ओरिजिनल फॉर्म में खाया जाए, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स को मिनिमली कुक करके खाया जाए, वो बेटर है रादर देन कि कुछ भी फटाफट रेडी टू ईट नूडल को या किसी भी स्नैक को ऑर्डर करने से. ठीक है. कुछ समस्याओं की आप लोग बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य समस्याओं की. डॉक्टर राकेश, कहा जा रहा है कि मोटापा एक महामारी जैसा रूप लेता जा रहा है और इसे रोकने की ज़रूरत है. और 2006 से करीब 2021 के आंकड़ों को समझें अगर, तो भारत में जो बच्चों में मोटापा रहा है वो दुगने से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है. और अगर एडल्ट्स में ओबेसिटी की बात करें तो हम टॉप 5 कंट्रीज़ में से एक हैं. इसे आप कैसे सीधा प्रोसेस फूड से जोड़ रहे हैं मोटापे की समस्या को?
मोटापा जो है डायरेक्टली लिंक्ड है प्रोसेस्ड फूड से, लाइफस्टाइल से। जो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं और अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको मोटापा हो ही जाता है। मोटापे के और भी कारण होते हैं, जैसे जेनेटिक है, हार्मोनल है, एंडोक्राइन है, पर सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण होता है वो है लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल में प्रोसेस्ड फूड कि आप क्या खा रहे हैं। जैसे अगर मैं शुरुआत करूं कि मॉर्निंग से, तो सबसे पहला जो प्रोसेसिंग वाली जो चीज़ होती है, हम सुबह चाय पीते हैं, उसमें चीनी मिलाते हैं। बहुत सारे लोगों को जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ ओबेसिटी के लिए पेशेंट्स की, मैं पूछता हूँ कि कुछ मीठा खाते हैं, बिल्कुल मना, नहीं हम मीठा नहीं खाते। फिर उनको पूछना पड़ता है कि चाय में मीठा डालते हैं, कहते हैं हाँ। तो वो गिनते ही नहीं है, चाय में जो चीनी डालते हैं उसको काउंट ही नहीं करते हैं, और वो कैलोरीज ओवर द ईयर्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो ओबेसिटी का या वेट लॉस में सबसे बड़ा हिंड्रेंस होता है। दूसरा, फिर कई लोगों को आदत होती है खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स पीने की। उनको लगता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से गैस रिलीज़ होती है, गैस कम बनती है। उल्टा है, कोल्ड ड्रिंक और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने से गैस ज़्यादा बनती है, उससे डिसबायोसिस होता है, बहुत ज़्यादा शुगर होता है उसके अंदर। लोग बिना रियलाइज़ किए कि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या हैं, इसको डेली अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं, जो कि नुकसान करता है। अब मैं अगर बात करूं कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि बहुत मीठी जो चीज़ें होती हैं, वो अगर हम डेली खा रहे हैं तो उससे इंटेस्टिनल डिसबायोसिस होता है। और इंटेस्टिनल डिसबायोसिस का मतलब आम भाषा में अगर हम बात करें कि हेल्दी बैक्टीरिया हमारा कम हो जाता है और बैड बैक्टीरिया बढ़ जाता है। इसकी बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि जो हम खाना खाते हैं वो हम नहीं पचाते, वो हमारे पेट में जो बैक्टीरिया हैं, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, वो पचाते हैं। वो खाने को तोड़ते हैं और उसको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स फिर हमारे शरीर में अब्जॉर्ब होते हैं, और जो वेस्ट होता है वो हमारे लैट्रिन के रास्ते से बाहर आ जाता है। तो अगर ये बैलेंस अगर सही नहीं होगा हेल्दी बैक्टीरिया का और बैड बैक्टीरिया का, तो वो गलत प्रोडक्ट बनाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो गलती लोग करते हैं कि खाते हैं और खाने के आधे घंटे 1 घंटे बाद सो जाते हैं, लेट जाते हैं। ये भी नुकसान करता है। इसमें भी खाना हमारे स्टमक से आगे इंटेस्टाइन की तरफ जाने में 2-3 घंटे लगते हैं, तो इतना गैप देना चाहिए आइडियली। जो नहीं देते उनका खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है, और जब आगे जाता है बैक्टीरिया के पास तो वो उसको अच्छी तरह से ब्रेक नहीं कर पाते। अब ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो आइडियली जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनने चाहिए, जो उनको प्रीबायोटिक बनने चाहिए फाइबर से और खाने से, वो बनते नहीं हैं, और हार्मफुल इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस बनते हैं, जिससे कि कोलोन का और इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। और ये इन्फ्लेमेशन पहले तो होता है लोकलाइज्ड, मतलब हमारी आंतों तक, पर ये धीरे 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 टॉक्सिन के जरिए शरीर में फैल जाता है और बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं। सबसे जो कॉमन बीमारी है, अगर आप ख़राब चीज़ खाएंगे और ख़राब केमिकल आगे बने तो कुछ तरह के अल्कोहल्स जो होते हैं माइक्रो लेवल पे बनते हैं, और वो शरीर में जाएंगे पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में धीरे 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 अल्कोहल का डिपॉजिट बढ़ता चला जाएगा। आप शराब नहीं पीते हैं, लेकिन आप ये जंक खाते हैं। ये जंक खाना भी शराब की तरह ही काम करता है ओवर द ईयर्स, और आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसको हम नैश या मैश भी बोलते हैं आजकल, वो करा देता है, और फैट लिवर में डिपॉजिट होता है, आपकी तोंद बाहर आ जाती है। जब फैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो यही फैट, अगर हम कहें कि गॉल ब्लैडर में आ सकता है तो गॉल ब्लैडर के स्टोन बन जाते हैं। यही फैट ब्लड वेसल्स की तरफ चला जाता है तो आपके ब्लड में लिपिड जो हैं, ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल बढ़ जाते हैं, जो कि नसों में जमा हो सकते हैं और हार्ट की, ब्रेन की बीमारी करा सकते हैं। तो ये खाने से, छोटे से खाने से आपकी इतनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये सारी कैस्केड और मेटाबॉलिक इलनेस आपकी ख़राब लाइफस्टाइल से शुरू होता है, लेकिन लोगों को ये रियलाइज़ ही नहीं होता है कि हम इतने से खाने से क्या हो जाएगा, एक कोल्ड ड्रिंक पी ली तो उससे क्या हो जाएगा। ये एक दिन में नहीं होता है, ये ओवर ईयर्स होता है। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि जैसे आप पैसा जमा करना चाहते हैं, SIP करते हैं, थोड़ा पैसा जमा करते हैं ताकि आपको 10, 15, 20 साल बाद करोड़ों मिले। ये वैसा ही है, आपको हेल्थ की भी एक अच्छी SIP करनी चाहिए। अगर बैड SIP करेंगे तो आपको उसके बैड रिजल्ट मिलेंगे। और अच्छी SIP करेंगे, अच्छी SIP का मतलब क्या है, जैसे कि सर ने बताया कि अगर नेचर के पास रहो, नेचर से अलाइंड हो जाओ, मतलब जो नेचुरल फूड है उसको प्रेफर करो। आपको जूस नहीं पीना है, आपको कोई स्टोर्ड जूसेस नहीं पीने हैं, आपको पूरा फ्रूट खाना है। अगर आप नहीं निगल सकते, दांतों में दिक्कत है,
आप उसको काटिए, मैश कीजिए, दूध में मिला के मिक्सी में ग्राइंड करके पी जाइए। फाइबर को नहीं फेंकिए, फाइबर बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। तो बहुत ज़्यादातर लोगों का ये रहता है कि हम जूस पी रहे हैं, वो तो हेल्दी है, वो भी हेल्दी नहीं है। उसको भी टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें चीनी और प्रिजर्वेटिव दो लोग डाल देते हैं और उससे नुकसान होता है। बिल्कुल। तो छोटी छोटी चीज़ें जिनका ध्यान रखना हेल्थ को बहुत लंबे टाइम तक अगर अच्छी करें तो अच्छी हेल्थ होगी, और ख़राब रास्ते पे होंगे तो ख़राब हेल्थ हो जाएगी। हाँ, लेकिन डॉक्टर ज्योति अरोड़ा, प्रैक्टिकली अगर देखें तो लोगों के सामने यही आता है कि अब दूसरा बच्चा खा रहा है तो हम अपने बच्चे को कैसे रोकें, या फिर दिन भर में एक ही चिप्स का पैकेट खाता है, या दिन भर में एक ही कोल्ड ड्रिंक, जैसे डॉक्टर भी बता रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ही करके आगे जाकर एक बड़ा असर दिखेगा जो बड़ा ख़तरा बन सकता है। आप ऐसे कौन से सिंपल डाइटरी रूटीन्स बताएंगी जो अपनाए जा सकते हैं और ख़ासकर बच्चों के लिए? बेसिकली मुझे जो लगता है, टाइम बाउंड और एक फ़िक्स टाइम जो होता है वो ज़रूर होता है डाइट को देने के लिए। क्यों? अगर आप बहुत ज़्यादा इरेगुलर ईटिंग को प्रमोट करते हैं, जैसे बच्चे किसी भी वक्त खा लेते हैं, तो उसको किसी भी वक्त खाने से जो हमारे जो सैटिस्फैक्टी हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे शरीर में भूख के हार्मोन्स होते हैं और जो खाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन होता है, उन हार्मोन्स के बीच में गड़बड़ कर देते हैं। तो उस कारण से अल्टीमेटली क्या होता है कि फ़ैट डिपोजिशंस होनी शुरू हो जाती हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने जो बेस्ट टाइम होता है शुगर को यूटिलाइज़ करने के लिए, उस विंडो में अगर आप बच्चों को दे रहे हैं, जैसे मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक के टाइम में अगर आप उनको फास्ट फूड दे रहे हैं, तो वो उसको अच्छे से मेटाबोलाइज कर सकते हैं। इवनिंग टाइम में सर्केडियन रिदम उसको सपोर्ट नहीं करता है उस चीज़ को, और वो आगे जाके आपके हाइपोथैलेमस एक्सेस को, HP एक्सेस को ख़राब करता है। सो मेरे हिसाब से दो ही चीज़ें उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं कि एक तो उनको एक फ़िक्स टाइम पे खाना दिया जाए, ताकि उनको एक्चुअली में ये पता चल सके कि उन्हें कब भूख लग रही है और कितना खाने के बाद उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जब वो इरेगुलर खाते हैं तो वो सिग्नल्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं ब्रेन में, तो उनको समझ में नहीं आता है कितनी क्वांटिटी में खाना है, कब खाना है। दैट्स वन थिंग। सेकेंडली, सर्केडियन रिदम के हिसाब से उनको अपने एक फिक्स जो मैक्सिमम गुड टाइम होता है डे का, उसमें यूटिलाइज़ करना चाहिए। थर्ड थिंग, थोड़ा उनको ये शुगर की चीज़ें देने की बजाय जितने भी बीच में उनको एक टाइम पैटर्न ऐसा फिक्स करना चाहिए कि उनको नेचुरल शुगर्स या नेचुरल फूड को भी कुछ टाइम पीरियड में देना चाहिए, बिकॉज़ वो टेस्ट को रीसेट कर देता है। तो उनको अगेन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा शुगर चाहिए, बिकॉज एक बार रिवॉर्ड सिस्टम बॉडी में, ब्रेन में एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, तो क्रेविंग्स अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फिर आप उन्हें कितना भी कंट्रोल करो, वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आई थिंक तीन स्ट्रेटजीज इंपॉर्टेंट। हाँ, तो रिवॉर्ड सिस्टम की आपने बात की, लेकिन डॉक्टर राजीव, कई लोग होते हैं, ये कहा जाता है कि नहीं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में लोग ज़्यादा खाने लग जाते हैं। कई लोग के मूड स्विंग्स हैं तो लोग ज़्यादा खाने लग जाते हैं, लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि अगर डिप्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ती है अगर आप इस तरह का फूड खाते हैं, तो ये किस तरह का साइकिल है, इसे कैसे समझा जाए? ये मतलब एक तरह का विशियस साइकिल ही बन जाता है, बिकॉज करने के लिए कुछ नहीं है। आजकल एंग्जाइटी डिप्रेशन का बड़ा कॉमन कॉज है स्क्रीन टाइमिंग। मोबाइल के सामने बैठे हैं, टीवी के सामने बैठ के बच्चे खाना खा रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता है कैलोरी काउंट कितने से कितना हो गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये भी है कि आप जब भी खाना खा रहे हैं, अपना मोबाइल या फ़ोन और टीवी के बंद करके उसको 10-15 मिनट में अपने खाने को टाइम डेडिकेट करके उसी टाइम पे खाएं। क्योंकि जब आप कुछ भी बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में नहीं खाएंगे, उसको प्रोसेस फॉर्म में खाएंगे, तो जो ब्रेन के जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो कम होते हैं। सेरोटोनिन हमारा जो ब्रेन सेक्रीट करता है, जो कि हैप्पी हार्मोन है, वो कम सेक्रीट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अब डाइट में वॉलनट्स, जो कि ड्राई फ्रूट हैं, वो भी एक तरह का प्रिजर्वेशन नहीं है, बट इट्स अ बेटर फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेशन, जो अच्छा है, उसको आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप बहुत एंग्जाइटी में हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उसमें अगर आप एक किसी भी चिप्स का बोल लेके भी बैठ जाएंगे या कोई कटोरी में लेके बैठेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा आपने कितनी कैलोरी किस टाइम पे ले ली। सिंस कुछ करने को नहीं है एंड ब्रेन को कुछ करना है, खाली बैठना है, आजकल बहुत बड़ा एक रीज़न बन चुका है। उसमें लोग या तो बिंज वॉचिंग करेंगे, कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, या फिर कुछ ना कुछ खाने लग जाएंगे, और फिर वो पूरा एक विशियस साइकिल बन जाता है कि मतलब वो एक तरह से एडिक्शन सा बन जाता है कि आपने कुछ खाया तो आप बेटर फील कर रहे हैं, तो दोबारा उस तरफ उसी क्रेविंग की तरफ जा रहे हैं, आपको फिर से कुछ खाने का मन कर रहा है। बट जो उसमें आपका उस समय जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से जो आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, वो डेफिनेटली एंग्जाइटी और डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। दूसरा क्या बहुत बड़ी वजह बन जाती है, आजकल लोगों ने लेट नाइट वॉचिंग शुरू कर दिया है, रात को बहुत लेट सोना शुरू कर दिया है। तो उससे क्या होता है, एक तो हमारे जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, खाने को हजम होने का टाइम ही नहीं मिलता है।
आपको मिडनाइट क्रेविंग, रात को 1 बजे खाने का मन किया, आपने कुछ ऑर्डर करके मंगवा लिया, अब जैसे आपने खाना खाया आप सो गए। एक तो आपने कैलोरी रिच, कैलोरी डेंस डाइट ले लिया, बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज और ट्रांस फैट्स और शुगर को अपनी डाइट में, इनफैक्ट सोडियम बहुत ज़्यादा आजकल प्रोसेस फूड में पाया जाता है, तो वो सिंस आपकी बॉडी में हजम ही नहीं हो पाया, तो वो धीरे धीरे करके आपकी डाइट को ख़राब होते होते क्या करेगा, आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, सोडियम आपके बीपी को रेस करेगा, आपके हार्ट हेल्थ को ख़राब करेगा, आपको स्ट्रोक का खतरा ब्रेन में, जो हम लकवा का अटैक बोलते हैं, वो आ सकता है, दिल की धड़कन बढ़ सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इमोशनल हेल्थ को भी अच्छे रखने के लिए, अपने माइंड को भी सेंटर में रखने के लिए प्रोसेस की बजाय नेचुरल फॉर्म की तरफ जाएं। फल खाने, जूस पीने का मन है, फल खाएं, पूरा फल खाएं। एक फल खाने से क्या होगा, क्योंकि जब हम जूस बनाते हैं तो एक जूस कभी भी एक संतरे से नहीं बनेगा, 4-5 संतरे, तो उसमें आपने सिर्फ शुगर तो ले लिया, चाहे घर पे आपने संतरे का जूस बनाया, बट जो फाइबर था वो सारा फेंक दिया। जो मेन आपकी गट के लिए अच्छा है वो फाइबर है, जो कि उस गूदे में था, जो आपने निकाल दिया उस समय पे। तो इसलिए बेटर है जितना हो सके प्रोसेस, अगर आप कोई इस समस्या से जूझ भी रहा है, अवसाद या डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन परेशानियों से जूझ रहा है, तो धीरे सबसे पहला काम ये करें कि अपने डाइट को एक डाइट चार्ट बना के देखें कि आप दिन भर में क्या खा रहे हैं, और ऐसे खाने को इंक्लूड करें जितना कम से कम प्रोसेस्ड हो, और फ्रूट्स को और ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करें, जिससे कि आपका कैलोरी काउंट रेगुलेट हो सके और आपकी मेंटल हेल्थ भी बेटर हो सके। और डॉक्टर, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि ओबेसिटी पे ज़्यादा बात की गई है, कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, या मैं कहूँ कोई भी अंग ऐसा नहीं है, कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो अछूता रहे अगर आप प्रोसेस फूड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है। सच बात है। अभी जो हमारा लिवर डे था उसमें थीम थी कि फूड इज़ मेडिसिन, तो ये इसीलिए थी थीम ऐसा कि फूड इज़ रियली मेडिसिन, अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करें तो। जो मेरे पेशेंट हैं ओबेसिटी से ग्रस्त या गट ब्रेन डिसफंक्शन वाले जो होते हैं, जो बोलते हैं कि हमें टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, इसलिए हम ज़्यादा खाते हैं, इसलिए पेट में दर्द होती है, तो ऐसा नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये विशियस सर्कल बन जाता है। जब आप स्ट्रेस लेंगे तो आपके नेगेटिव हार्मोन रिलीज़ होंगे जो आपके गट को डिस्टर्ब करेंगे। जो सेरोटोनिन है बॉडी का पॉजिटिव हार्मोन, 90% हमारे गट में बनता है। तो अगर गट डिस्टर्ब रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, आपकी मशीनरी ख़राब है, आपने जो मशीन में डाला है वही ख़राब है, तो उसके प्रोडक्ट भी ख़राब ही आएंगे। तो उससे फिर ये साइकिल चलती चली जाती है और आप एक डिप्रेशन और बहुत सारी जो माइंड की प्रॉब्लम होती है उनमें चले जाते हैं। और उसी से रिलेटेड पेट की जो समस्या होती है, जिसको हम इरिटेबल बावल सिंड्रोम कहते हैं, कि सारे टेस्ट कर लेते हैं, सब कुछ ठीक आता है, लेकिन पेशेंट फिर भी परेशान रहता है। तो उसमें भी यही थ्योरीज दी जाती हैं कि आपका जो गट का बैक्टीरियल बैलेंस ख़राब है, आपके गट में इन्फ्लेमेशन है, आपके गट की सेंसिटिविटी बढ़ गई है, और जो आपके थॉट प्रोसेस है उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम है। तो ऐसे पेशेंट्स को मैं एडवाइस करता हूँ कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, आप चीज़ों को रिप्लेस करना सीखिए, आप एक नई हॉबी बनाइए अपनी। जो लोग अकेले रहते हैं, जिनके बात करने के लिए कोई नहीं है और हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि अपनी एक कुकिंग की हॉबी डेवलप कीजिए। कच्चा जो भी सब्जी वगैरह मंगाइए, बजाय इसके कि आप ऑर्डर करके पका हुआ खाना मंगा रहे हैं, आप कच्चा खाना मंगाइए और उसको खुद बना के खाइए। उसमें आपका एक तो टाइम भी जाएगा और आपको अच्छा लगेगा अंदर से, और ये जो डिप्रेशन और ये जो अकेलेपन की जो बीमारियां हैं, इनसे राहत पाने में हेल्प मिलती है। तो बहुत छोटे छोटे चेंजेस होते हैं लाइफस्टाइल में, सुबह से शाम तक एक स्टेप के, वो अगर चेंजेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि मुझे अपना डाइटरी और एक्टिविटी डायरी बनाना शुरू कर दो, और जब भी मेरे पास आओ एक एक्टिविटी और जो डाइटरी डायरी है कि कब आपने कितने टाइम में क्या सामान लिया है, क्या खाया है, वो लिख के लाओ। फिर मैं आपकी डाइट को मॉडिफाई करूँगा, आपको बताऊँगा कि आपके लिए क्या उचित है, क्या नहीं है, आप क्या चीज़ नहीं खा रहे। ज़्यादातर लोग कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन बिल्कुल नहीं लेते, फाइबर बिल्कुल नहीं लेते, और कार्बोहाइड्रेट्स में भी ये जंक फूड जो होता है ये बहुत ज़्यादा उसका मेन सोर्स होता है। तो ये सब नहीं खाने चाहिए, पर इसको चेंज करने का इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि आप इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने आप में सोचें कि आप क्या अपने शरीर में डाल रहे हैं। आपका बॉडी जो है वो गटर नहीं है कि कुछ भी उसमें जो मन करा वो डालते चले जाओ, ऐसा नहीं करना। ऐसा करेंगे तो आपकी हेल्थ 100% ख़राब होनी है।
और फिर आप 10 तरह के डॉक्टरों के पास जाएंगे, कभी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, कभी डायबिटीज़ हो गई तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, फैटी लिवर के लिए लिवर के डॉक्टर के पास आ रहे हैं, पेट में गैस बन रही है, कंस्टिपेशन हो रहा है तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। तो सारी बीमारियों की जड़ एक ही है। इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपने बारे में सोचिए कि आप क्या खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करिए, आपकी हेल्थ धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। और कई लोग तो जल्दी उन्हें मोटापा नहीं आता, लेकिन कई विशेषज्ञ हैं जो सिर्फ चेहरा देखकर, स्किन देखकर बता देते हैं डॉक्टर ज्योति कि आप प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ये स्किन भी हमारा एक ऑर्गन है, तो ये झलक क्या बाहर से भी दिखाई दे जाती है? एक्चुअली में प्रोसेस्ड फूड खाने से आयुर्वेद के हिसाब से वात बढ़ता है, एंड वात बढ़ने से स्किन पे इसका रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होनी शुरू हो जाती है, मॉइस्चर कम होना शुरू हो जाता है। एंड उसका सीधा रिलेशन ये है, अगर हम मॉडर्न साइंस में भी देखें तो एडवांस ग्लाइसेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो एडवांस ग्लाइसेशन प्रोडक्ट्स बेसिकली जब आप बहुत ज़्यादा फैटी खाना खाते हैं तो उससे बनते हैं, वो डिहाइड्रेशन करते हैं जो स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है। वो आयुर्वेद में उसको वात से रिलेट करते हैं कि उस कारण से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, हेयर्स बहुत थिन होने शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे, एंड प्लस PCOD भी इस चीज़ से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उस कारण से एंड्रोजन हार्मोन्स का बैलेंस भी बिगड़ना शुरू हो जाता है, तो हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं स्किन के ऊपर। सो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसके कारण ये पता चलता है कि हाँ वो पर्सन प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले रहा है, वो स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ होती है सेबेशियस ग्लैंड्स की, वो आइज़ के अराउंड दिखने शुरू हो जाती है, तो उससे भी इंडिकेशन मिलता है कि फ़ैट का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा है या लिवर अच्छे से फ़ैट को मेटाबोलाइज नहीं कर रहा है। सो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिससे हम बता सकते हैं देख के कि हाँ पर्सन इस जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड ले रहा है, जो आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है स्किन के थ्रू। लेकिन सबसे बड़ा जो तर्क दिया जाता है वो ये कि हम बिज़ी बहुत हैं, तो अब इस बिज़ी लाइफस्टाइल में हम कैसे, खाना बनाने का टाइम नहीं है, किचन में जाने का टाइम नहीं है, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगी, क्या कर सकते हैं? किचन में जाने का टाइम नहीं है, बट हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पर हमें आराम से हेल्प मिल जाती है और कुछ हैंडी चीज़ें लेकिन हम इसके लिए फिर भी रख सकते हैं जो प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में नहीं आती है बट इजीली एक्सेसिबल होती हैं। जैसे अगर आप देसी घी में रोस्ट करके कुछ नट्स रखते हैं अपने पास, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है फ़ैट का और प्रोटीन का। तो अगर आप वो ले रहे हैं प्लस उसके अंदर उस मिक्सचर में आप बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, जैसे उसमें आप रेजन्स ऐड कर सकते हैं, मखाना ऐड कर सकते हैं टू मेक इट मोर होलसम। तो इस तरह से अगर आप हैंडी चीज़ें क्विक फिक्सेस अपने पास रखते हैं, सत्तू इज़ अगेन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप कुछ नहीं रख सकते तो एटलीस्ट सत्तू अपने पास रखिए, जब भी टाइम नहीं मिल रहा है आप उसको पानी में मिक्स करिए और आप आराम से उसको इन बिटवीन ले सकते हैं। बाकी जो मेन मील्स टाइमिंग है उस मील्स टाइम में भी अगर आपको प्रोसेस्ड खाना भी लेना है तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जो बहुत इजीली बन जाती हैं। जैसे होल व्हीट पास्ता मिल रहा है, दो अल्ट्रा प्रोसेस्ड नहीं है, प्रोसेस्ड की फॉर्म में भी आता है, बट आप उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनली डेंस बना सकते हैं जब उसमें वेजिटेबल टॉस करके या ऑलिव ऑयल या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स डाल के। तो एटलीस्ट उसका जो होलसमनेस है इन टर्म्स ऑफ कि उसके अंदर हेल्दी फैट्स हैं या बहुत ज़्यादा फाइबर आपने ऐड कर दिया है, सो वो चीज़ें भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्विक फिक्सेस भी हैं जो आप कर सकते हैं इस चीज़ में। ठीक है डॉक्टर राजीव, सबसे बड़ा जो कमज़ोरी और होती है वो होती है क्रेविंग्स। तो क्या आप लोग को क्या लगता है कि जो क्रेविंग्स है वो कितना समय लेती है टूटने के लिए, और उसके लिए क्या स्टेप्स हैं जो उठाए जा सकते हैं? देखिए कहते हैं वन स्टेप एट अ टाइम, और रूम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो बिल्कुल भी ऐसा मतलब ऐसे गोल सेट ना करें कि जो ओवर अचीवेबल लगे। अगर आप बहुत लंबे समय से इस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके अपनी डाइट, सबसे पहले तो डाइट चार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि आप दिन भर में क्या क्या खाते हैं और इसको कहाँ कहाँ पे कम कर सकते हैं। जैसे बहुत एक लोगों को इंस्टेंट नूडल्स खाने की आदत रहती है, उसका एक अच्छा सब्स्टिट्यूट लोग अपने खाने में उपमा इंक्लूड कर सकते हैं। दाल खिचड़ी हिंदुस्तान इंडिया में बहुत समय से खाई जाती रही है, वो एक बहुत अच्छा सोर्स है, खाने में भी बहुत पौष्टिक है, स्वादिष्ट है और सारे ही माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का अच्छा सोर्स है। उसमें प्रोटीन का कंपैरिजन करें, आप विटामिन मिनरल्स का कंपैरिजन करें तो बेटर पाया जाएगा हमेशा किसी भी प्रोसेस फूड से, जो जल्दी बन जाएगा और आपको पोषण भी पूरा देगा। तो उन क्रेविंग्स को कम करने के लिए आप धीरे धीरे काम करें। अपना जो इनटेक है उसको वॉच करें कि आप क्या खा रहे हैं, फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा जाएं। अगर आपको शुगर की, मधुमेह की समस्या नहीं है तो आप फलों को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, वो आपको पूरा फाइबर भी देंगे और साथ में जो उसमें शुगर भी रहता है वो उतना आपका ब्लड स्पाइक नहीं करता है इंसुलिन का, जितना कि प्रोसेस फूड्स करते हैं। इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन फूड को
फॉलो करते हैं तो आप सोयाबीन, टोफू ये ले सकते हैं। आप पनीर डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा सोर्स है एग। हर किसी को एक एग अगर आप खा सकते हैं तो आपको एक एग ज़रूर खाना चाहिए। किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं, प्रेफरेबली बॉयल्ड एग ज़्यादा बेटर रहेगा, बट किसी को अगर उसको कुक करके ऑमलेट के फॉर्म में लेना है तो वो भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। उसको आपकी कैलोरी काउंट को भी कंट्रोल में मेंटेन रखेगा और आपके प्रोटीन इंटेक को भी बढ़ाएगा। क्रेविंग्स की जहाँ तक बात आती है तो आमतौर पर लोगों को जो क्रेविंग्स होती हैं वो जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत देर तक लंबे समय तक काम करने से, सिस्टम के सामने बैठे रहने उस समय भी ज़रूर होती है। तो साथ साथ ये भी ध्यान ज़रूर दें कि आप अपने मोबाइल पे बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं स्पेंड कर रहे हैं, तो इसलिए घर से बाहर निकलें। चाहे आपको जिम जाना पसंद है, वॉक करना पसंद है, किसी से बात करना पसंद, कोई अपनी लाइफ में एक हॉबी लाएँ, चाहे म्यूज़िक बजाना है, किसी से बातचीत करना है, थोड़ा सा वॉक करें, तो उससे भी आपका जो होता है वो पूरा गट ब्रेन एक्सेस अच्छे से काम करना शुरू करता है और आपकी क्रेविंग्स कम होती हैं। ठीक है। डॉक्टर जगदीश, अब हम कुछ ईमेल के ज़रिए हमारे पास सवाल आए हैं, उन्हें हम शामिल करते हैं और मैं चाहूँगी पहला जो सवाल है उसका जवाब आप दें। ये जो प्रश्न है कि उपासना गुप्ता ने हमसे पूछा है, मध्य प्रदेश से इन्होंने प्रश्न भेजा है और ये पूछना चाह रहे हैं कि जो पैकेट वाला दूध होता है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो ये समझ ही नहीं पाते कि वो प्रोसेस्ड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड है या नहीं है। पैकेट वाला दूध बच्चों के लिए क्या ठीक है? मेरी 3 साल की बच्ची को हर बार दूध पिलाने के बाद पेट में दर्द की समस्या हुई है और मैंने ये चेक कराया है तो मेरी बेटी लैक्टोज टॉलरेंट है, तो क्या कर सकती हैं ये? लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है जब मिल्क प्रोडक्ट आपके जो इंटेस्टाइन है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ट्रांजिएंट भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। ट्रांजिएंट कब होता है? जब आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद कुछ टाइम तक 2-3 महीने तक आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है। जब आपका म्यूकोजा हील कर जाता है इंटेस्टाइन का तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को ये परमानेंट होता है। फैमिली हिस्ट्री भी कुछ लोगों की पॉजिटिव रहती है। अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है और लंबे टाइम से है, उनको मिल्क प्रोडक्ट या पर्टिकुलरली मिल्क नहीं लेना चाहिए। दही टॉलरेट हो जाता है क्योंकि वो दही चेंज कर देता है, उसमें प्रोबायोटिक्स वगैरह ऐड हो जाते हैं, तो दही काफ़ी लोग टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन दूध टॉलरेट नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को हम मना करते हैं कि नहीं लेना चाहिए अगर आपको दूध लेने से बार बार डायरिया हो रहा है तो। और इसके अलावा इसमें दूसरी बीमारियां भी होती हैं। कई लोगों को सीलिएक डिजीज़ होती है जो कि ज़्यादातर डायरिया कराती है, पतली लैट्रिन होती है, गेहूं से एलर्जी होती है, ग्लूटेन जो होता है उससे एलर्जी होती है। तो उसका एक एंडोस्कोपिक टेस्ट होता है। एंडोस्कोपी करके हम देखते हैं कि आपके विलाई कैसे हैं, एट्रोफाइड हैं, और बायोप्सी ली जाती है। उसमें माइक्रोस्कोपिक में किस तरह के चेंजेस हैं उससे आइडिया लगता है कि आपका सीलिएक डिजीज़ है कि नहीं। और ब्लड टेस्ट भी होते हैं। लेकिन इन आइसोलेशन अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस पोस्ट इन्फेक्शियस है 2-3 महीने में ठीक हो जाता है। अगर किसी दूसरी बीमारी से जैसे सीलिएक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है तो आपको हो सकता है कि लंबा टाइम तक दूध का परहेज करना पड़े। उस केस में आप दही ले सकते हैं अगर आपको वो टॉलरेट होता है। इसके अलावा जो दूध के अल्टरनेटिव होते हैं जैसे कि सोया मिल्क होता है, वो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं लेने के लिए। टोफू होता है, पनीर, वो ऐसे लोग ले सकते हैं क्योंकि वो सोया से बनता है, तो उसमें उनको टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है ज्योति जी, ये मोनिका सुंदरम ने पूछा है चेन्नई से। मोनिका कह रही है मेरा बेटा 19 साल का है, उसे हर समय फास्ट फूड और पैक्ड फूड चाहिए, हर दिन उसे खाना है। अब मेरे मना करने के बावजूद, काफ़ी समझाने के बावजूद वो ये सब खाता है। मैं ऐसा क्या करूं कि उसकी ये आदत छूट जाए? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले भी दिया है आपको कि जब बहुत ज़्यादा आप सॉल्ट एंड शुगर रिच खाना खाते हैं तो आपके टेस्ट रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, तो उस कारण से आपका रिवॉर्ड सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम उनके बेटे के साथ आ रही है इस वक्त। तो इसका सिर्फ एक ही सल्यूशन है कि उनको थोड़ा टाइम बाउंड वे में ही डाइट देना चाहिए। और इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर वो बीच में 1 या 2 दिन कराते हैं तो उससे भी टेस्ट रिसेप्टर्स अप रेगुलेट होना शुरू हो जाते हैं, डोपामिन एंड सेरोटोनिन का बैलेंस आना शुरू हो जाता है, तो उस कारण से क्रेविंग्स कम होनी शुरू हो जाती हैं। बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनको क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है।
क्रेविंग्स बिकॉज हार्मोन बैलेंस बिगड़ जाता है इस कारण से, लेप्टिन और ग्रेलिन का, जो हमारे हंगर को कंट्रोल करते हैं इस टाइम पे, और इंसुलिन भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इस कारण से। तो एक तो ये करना चाहिए। दूसरी चीज़, उनको जो भी अगर जंक फूड ले रहे हैं कोशिश करें उसके अंदर कॉम्बिनेशन में दें, जैसे थोड़ा बहुत फैट या फाइबर ऐड करना शुरू करें, ताकि एटलीस्ट इस कारण से जो ग्लूकोज का रिलीज़ है वो थोड़ा स्लो हो जाए इंटेस्टाइन के अंदर। वो भी काफ़ी हद तक इंसुलिन को रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस करने का काम करते हैं। प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए या फाइबर हो गया, ये चीज़ें थोड़ा मिक्स करके देना है। फैट्स ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड देना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा फैट देंगे तो वो भी नुकसान करता है। तो हेल्दी फैट्स देने हैं, जैसे नट्स हो गया या ऑलिव ऑयल बीच में डालना, या देसी घी बेस्ट है उसमें, बिकॉज वो गट बैक्टीरिया फ्लोरा को भी रेगुलेट करता है। बिकॉज वो जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं गट के अंदर और ब्रेन के अंदर, दोनों जगह पे काम करते हैं, एंड अल्टीमेटली वो भी हार्मोन बैलेंस मेंटेन करते हैं, क्रेविंग्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक इफ़ेक्टिव रहेंगी उनके लिए, बिकॉज अभी क्रेविंग्स के कारण उनके लिए मुश्किल होगा इस चीज़ को कंट्रोल करना। ठीक है। और मैं यही जानना चाह रही थी कि मोटे तौर पर क्या कुछ ऐसा देखा गया है कि क्रेविंग्स को टूटने में कितना समय लगता है? कुछ ऐसा है, अगर ज़्यादा क्रेविंग होती है आपको तो वो पैटर्न को तोड़ने में कितना वक्त लग जाता है? इसके लिए मुझे लगता है कि कम से कम अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग वंस इन ए वीक अगर आप कर रहे हैं, और इन बिटवीन बाकी के जो 4-5 दिन हैं अपना एक टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग रख रहे हैं, ताकि वो सर्केडियन रिदम को कंट्रोल कर रहा है। जो मैक्सिमम जो सही विंडो है जेनेटिक मेकअप पे नहीं भी अगर हम जाएं तो भी मॉर्निंग 8 o'clock से लेकर इवनिंग 5 एट मोस्ट 7 o'clock तक अगर आप मेंटेन करके रखते हैं अपनी ईटिंग इन ए फिक्स टाइम पैटर्न। ये नहीं कि इरेगुलर खाना है, फिक्स टाइम अपना मेंटेन करके रखिए। खाने को जितना ले रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने का भी टाइम देना है। अगर आप ये 2 चीज़ें मेंटेन करते हैं, और खाने को जितना भी आप रिच बनाते हैं बाय एडिंग जितने भी फूड ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्दी फैट्स इन रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटीज़, प्रोटीन हो गया और फाइबर हो गया, तो उसको अगर आप साथ में ले रहे हैं, और नेचुरल फूड्स को भी बीच में देना शुरू करिए, बिकॉज वो भी अगेन आपके टेस्ट रिसेप्टर्स को अप रेगुलेट करते हैं। तो आपको डिफरेंस पता चलना शुरू हो जाता है इस चीज़ के अंदर। एंड फिजिकल एक्टिविटी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं वो अपने आप इस चीज़ को क्रेविंग्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल करना शुरू करता है। ठीक है। कुछ हॉबीज़ हो गई, दे इवन हेल्प कि डिस्ट्रैक्शन इन ए गुड वे, ठीक है, वो हेल्प करता है। डॉक्टर राजीव, अगला जो प्रश्न है वो अंशुमान मिश्रा का पटना से है। अंशुमान कह रहे हैं कि मुझे पाचन की समस्या होती रहती है और मेरा काम ज़्यादातर टूरिंग का है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह आना जाना पड़ता है, घर पर कम रह पाता हूँ, और इसी वजह से जो प्रोसेस फूड है वो खाने की मुझे आदत लग गई है। मेरी तबीयत मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब हो रही है, और मेरे काम पर भी इसका असर पड़ रहा है। इनके अभी एक तरह से सवाल यही है कि मेरी मदद कीजिए कि मैं कैसे इसका पैटर्न तोड़ पाऊँ, या ये और क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं? देखिए, एक्चुअली जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उनकी समस्या जो वो ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई है, और सिंस ट्रैवलिंग में क्या होता है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर का ही खाना खा पा रहे हैं, तो एक तो इसमें हाई सोडियम हमेशा रहेगा, उसके साथ साथ ट्रांस फैट्स उसकी क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रहती है। शुगर बहुत ज़्यादा खाने को तो स्वादिष्ट बनाने के लिए डाला जाता है, जैसे कि बहुत से लोग सीरियल्स लेना पसंद करते हैं मॉर्निंग में ये सोच के कि हेल्दी हैं, पर उसमें भी शुगर की समस्या, शुगर ज़्यादा रहता है जो कि हिडन शुगर होता है। इसलिए मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि अगर इनको ट्रैवलिंग अनअवॉइडेबल ही है तो उसमें कोशिश करें, एक तो अपनी डाइट में कर्ड का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, वो एक अच्छा प्रोबायोटिक का सोर्स है। कर्ड जो है उनको कम से कम उनके गट बैक्टीरिया को थोड़ा सा हेल्दी रखेगा। तीसरा, ये कोशिश करें कि जहाँ जितना हो सके अपनी डाइट में फाइबर के लिए होल ग्रेन्स, जैसे कि गेहूं की रोटी है, या जहाँ पे पॉसिबल हो सक रहा है अगर ज्वार या जो मिलेट्स हमारे यहाँ पे बहुत कॉमनली पहले चलते थे, बाजरा हो गया, वो अगर अवेलेबल है तो उसकी रोटी कंज्यूम करें, रादर देन गोइंग फॉर जो कि फास्ट फूड ऑप्शंस हैं, जैसे कि नूडल्स हो गए या फिर चाइनीज़ फूड हो गया। तीसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि हमेशा खाने की क्वांटिटी को मॉडरेट रखें। जब भी एक बार बहुत बार ट्रैवलिंग में ऐसा होता है कि आपको खाने का समय नहीं मिल पाया, तो आप जब बैठे तो आपने एक ही बार में इतना खा लिया कि वो पूरा उसने आपकी गट को डिस्टर्ब भी कर दिया। आपका जितना हाजमा, हमें लगता है कि हम एक ही बार खाएंगे तो सब कुछ एक ही बार में ले लेते हैं, और उसके बाद फिर एकदम से हम लेट जाते हैं या कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं, और ऊपर में मोर ओवर उसमें आप जो खाना कंज्यूम कर रहे हैं वो सारा फास्ट फूड है, तो आपकी बॉडी का भी एक सैचुरेशन है जो उसको उतना टॉलरेट नहीं कर सकती है। ऊपर से जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत लंबा ट्रैवलिंग करके जो आपका जो गट का जो अंदर से स्ट्रक्चर है वो पूरा डाइजेशन के लिए ख़राब हो चुका है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि अपनी डाइट में जहाँ तक हो सके ये हेल्दी स्नैक्स को इंक्लूड करें। साथ में ही अपने हमेशा मखाना रख सकते हैं रोस्टेड हो, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा नमक और चीनी का इस्तेमाल ना किया गया हो।
रोस्टेड चना रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं जब भी ट्रैवल कर रहे हैं। फ्रूट्स जहाँ इजीली अवेलेबल होते हैं आप जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं, जूस के बजाय फ्रूट कंज्यूम करें। जैसे मैंने पहले बताया दही लें, दही के साथ अगर योगर्ट पर अगर कहीं पे मिलता है तो आप योगर्ट एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो इन चीज़ों को जितना इंक्लूड करेंगे तो कम से कम ठीक है। जितना इनको ट्रैवलिंग में अगर अनअवॉइडेबल भी है खाना, बाहर से खाना पड़ता है, तो कम से कम थोड़ा इनको हेल्दी गेट ऐसी चीज़ चुने जो इनके हेल्थ के लिए अच्छी हो, अच्छी क्योंकि हो। इन्हें पता है कि इनका काम ऐसा है, तो इसलिए ये बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है इस समय। और साथ में थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी जहाँ पे भी मिल सके, रात को खाना खाते एकदम लेटे ना, कम से कम 15-20 मिनट का या आधे घंटे का एक वॉक टहल ज़रूर लें। और रात को बहुत लेट ना खाएं, जैसे ऐसा नहीं कि ऑफिस की मीटिंग के बाद या प्रोजेक्ट के बाद बहुत लेट हो गया तो 12 बजे खा रहे हैं। कोशिश करें कम से कम 2.5 से 3 घंटा पहले, अगर आप बाहर हैं, स्पेशली जब आप बाहर हैं तो 2.5 से 3 घंटा पहले खाना खा लें, और पानी की इंटेक को भी साथ में बहुत अच्छे से लेते रहें। ठीक है डॉक्टर जगदीश, मैंने जैसे पहले भी कहा कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये चीज़ भी हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। जैसे कई लोग कहेंगे कि हम एक तरह से कहीं ना कहीं कोटेड काजू खा रहे हैं या मूंगफली खा रहे हैं, या जैसे आपने कहा था कि हम तो जूस पी रहे हैं लेकिन वो डिब्बाबंद जूस हैं। तो ऐसा ही एक सवाल कुछ नीलम कांति का आया है गुजरात से। नीलम कह रहे हैं कि क्या कोटेड काजू या मूंगफली खाना सही है, जबकि कच्चे रूप में ही इनमें फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, लेकिन मैं इन्हें इस तरह से खाना पसंद करती हूँ। तो क्या इसके विकल्प के रूप में इसे खाया जा सकता है या ये भी नुकसानदेह है? ये नुकसान देता है। जब इसका ये प्रोसेस करते हैं, इसको तलते हैं, यूजली मैदा के अंदर तलते हैं, तो जो ऑयल यूज़ होता है बार बार उसी में तलते रहते हैं, तो उस प्रोसेस में ट्रांस फैट इसके अंदर आ जाते हैं। और इसको थोड़ा लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए इसमें सॉल्ट, टेस्ट बढ़ाने के लिए सॉल्ट मिलाए जाते हैं। कई लोग कलरिंग एजेंट भी मिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको हेल्दी से अनहेल्दी कर देती हैं। और कोई भी चीज़ चाहे वो हेल्दी है, जैसे कच्चे फॉर्म में आप कह रहे हैं कि कच्चे फॉर्म में खाना हेल्दी है, यस हेल्दी है, लेकिन कोई भी चीज़ लिमिट में खाना ही हेल्दी है। आप हेल्दी चीज़ को भी बहुत अनलिमिटेड खाएंगे तो वो अनहेल्दी हो जाती है। तो मैं इसको तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको कोटेड फॉर्म में खाएं, वो गलत है। आप घी के अंदर इनको गर्म करके खा सकते हैं, उससे भी टेस्ट बढ़ता है। और काजू भी मैं यूजली अपने पेशेंट्स को काजू भी रिकमेंड नहीं करता बहुत ज़्यादा मात्रा में। गैस बनती है उससे, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हो सकते हैं ज़्यादा मात्रा में खाने से, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो मैं जो रिकमेंडेशन अपने मरीज पेशेंट्स को देता हूँ कि आप बादाम खाइए, मखाने खाइए, अखरोट खाइए और किशमिश ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इजीली डाइजेस्टिबल है और आपके गट से अलाइंड हैं, गट की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, गट का डिसबायोसिस को कम करते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया को प्रीबायोटिक का काम करते हैं, तो उनको फ्लरिश करने में हेल्प करते हैं। तो कोटेड नहीं लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट्स आती हैं सामने डॉक्टर ज्योति, उनमें ये बताया गया कि 2030 तक 27 मिलियन बच्चे और एक तरह से 5 से 19 साल के जो लोग होंगे वो 27 मिलियन भारत में ही होंगे। यानी एक तरह से 11% जो ग्लोबल बर्डन है ओबेसिटी का या ओवरवेट होने का, वो सिर्फ भारत पे होगा। और साथ ही ये कहा जाता है कि जो खासकर माँओं की आदत होती है उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और अपनाते हैं। तो ऐसे में अब आखिर में, क्योंकि समय भी पूरा हो रहा है, आखिर में आपके लिए, हर फैमिली के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर माँ के लिए, हर पिता के लिए, हर युवा के लिए क्या आखिर में जाते जाते संदेश होगा इसे लेकर? आई थिंक फैमिली ईटिंग इसको प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज फैमिली ईटिंग इस खाना जब हम इकट्ठे बैठ के खाते हैं तो इस कारण से मूड भी एलिवेट होता है। एंड बहुत ज़्यादा टीवी के सामने अगर आप बैठ के खाते हैं तो माइंडफुल ईटिंग नहीं होती है। तो फैमिली के साथ आप खाते हैं तो थोड़ा डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है उस टाइम पे, खाने के टाइम पे। तो एक तो ये चीज़ करनी चाहिए। दूसरा आई थिंक मदर्स को कुछ ना कुछ बच्चों को डिसिप्लिन देना चाहिए, और मदर्स की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। अवेयरनेस मदर्स के लिए ज़रूरी है कि किस तरह से वो इस चीज़ को स्ट्रक्चर्ड वे में बच्चे की परवरिश के दौरान हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस डाइट को लेकर नहीं है। हम लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि आपको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, बट एक बार जब क्रेविंग्स किक इन कर जाती हैं तो उस टाइम पे मदर्स के लिए भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बच्चे रिफ्यूज़ कर देते हैं नॉर्मल खाना। तो अगर ये सारी चीज़ें शुरू से ही अवेयरनेस क्रिएट की जाए, स्पेशली जो केयर टेकर्स हैं, नर्चरर्स हैं, उनको दें, तो वो स्टार्टिंग से ही इस तरह से डिसिप्लिन वे में वो उनकी लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। हर चीज़ की अपनी वैल्यू है
कि आपको डाइट में एक टाइम पैटर्न देना है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ फूड देना चाहिए उस टाइम पे, या प्रोसेस्ड फूड देना है तो उसके बाद कितना टेस्ट रीसेट करने के लिए कितना टाइम विंडो तक के लिए डाइट को नहीं देना है, या उसको जो नेचुरल फूड्स है उसके साथ कंपनसेट करना है। सो देयर आर वेरी स्मॉल थिंग्स जो इस तरह से अगर आप जनरलाइज वे में बताओगे तो नहीं उनको समझ में आएगा, लेकिन अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से नॉलेज देना शुरू करोगे, बिकॉज अल्टीमेटली घर का जितना भी एनवायरनमेंट होता है हमेशा केयर टेकर ही कंट्रोल करता है। नॉर्मली मदर्स ही हैं जो पूरे इस घर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं, तो उनकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के अंदर। और डॉक्टर राजीव कहीं ना कहीं कह सकते हैं, क्योंकि बेड रॉटिंग एक बहुत बड़ा टर्म अब निकल कर आ रहा है और देखा जा रहा है, जिसका जिक्र आपने भी किया था कि घंटों तक बिस्तर पे बैठे हैं और इसीलिए जो मिल रहा है बस उसे खा रहे हैं हम। तो वो डिसिप्लिन सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि अगर पूरी दिनचर्या में लेकर आया जाए तो अपने आप ही वो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं खाने में भी आ जाएगा क्या? लास्ट में बहुत संक्षेप में आपका संदेश। बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने मील्स को रेगुलेट करना, अपने पोर्शन साइज़ को रेगुलेट करना, अपने खाने के समय को निर्धारित करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कभी भी खाएं। तो मैं सबको अंत में जाते जाते एक आपके कार्यक्रम के माध्यम से ही संदेश देना चाहूँगा कि आप पैकेज फूड और प्रोसेस फूड को अपनी डाइट से कम करें, नेचुरल फूड को अपनाएं और अच्छी सेहत को गले लगाएं। रादर दिन कि आप कुछ भी खा रहे हैं, किसी भी समय खा रहे हैं, इन चीज़ों का बस ध्यान दीजिए। कभी कभी आप अपने आप को रिवॉर्ड सिस्टम की तरह से आप वंस इन अ वीक, 15 डेज़, फोर्टनाइटली या महीने में एक बार आप खा सकते हैं, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। किसी को अगर मैं इंडिया में बहुत कॉमनली भटूरे खाए जाते हैं, दिल्ली के अंदर स्पेशली हम बात करें तो उसको अगर आपको खाना ही है तो आप छोले का क्वांटिटी बढ़ाइए, कभी कभी आप 15-20 दिन में एक बार ले सकते हैं, और एक ये आधा भटूरा खाइए रादर दिन कि मुझे एक ही बार में सब कुछ अपनी क्रेविंग को शांत कर लेना है। तो ये रिवॉर्ड सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि अगर इतने दिन तक क्रेविंग किसी तरह रोक ली जाए, वो डिसिप्लिन ले आ जाए, तो शायद खुद ही वो खाने का मन नहीं होगा। हम जो 15 दिन में या एक महीने में सोचेंगे भी तो खुद ही खाने का मन नहीं होगा कि हम क्या खा रहे हैं। आपका डॉक्टर, आपका क्या मैसेज है लास्ट में? ये बिहेवियरल इशू है, जैसे कि अल्कोहल भी एक बिहेवियरल इशू है कि लोग एडिक्शन होता है भी अल्कोहल के लिए, ऐसा ही शुगर के लिए भी, मीठी चीज़ों के लिए या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, फैट के लिए लोगों को एडिक्शन होता है, उनका कंट्रोल नहीं होता अपने ऊपर। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो कंट्रोल करना है। आप अपनी प्लेट में क्या खा रहे हो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपको कोई तीसरा बंदा कितनी बार बोल सकता है? अल्टीमेटली आपको खुद ही ध्यान देना है कि हम क्या खा रहे हैं। और ज़्यादातर आजकल इतना सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको पता होता है कि ये ख़राब है, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी लोग मानते नहीं, खाते हैं, तो उसके फिर दिक्कत होती है। तो कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी है। अगर कंट्रोल करेंगे, जैसे कि आपको भूख लग रही है तो पहले पानी का गिलास पी के तो देखिए, हो सकता है पानी पीने से ही आपकी भूख ख़त्म हो जाए, आपको ज़रूरत ही ना हो कुछ मंचिंग करने की। बिल्कुल, लोग ऐसा करते नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, अगर दिन भर ऐसे फॉलो किया जो एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर राकेश जगदीश आपका, डॉक्टर राजीव सिंह आपका, डॉक्टर ज्योति अरोड़ा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो साफ है आज की चर्चा से कि प्रोसेस फूड सिर्फ टेस्ट और कन्वीनियंस का मामला नहीं है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म, दिल, दिमाग और आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डाल रहा है। हमने जाना है कि हर दिन कैसे छोटी छोटी जो चॉइसेस हैं, स्नैक पैकेट या फ्रूट, कोला या पानी, लंबे समय में बड़ा फर्क डालती हैं। और जैसा स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी जो टिप्स दी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें आप आज से ही अपनाएंगे और अपने घर में लेबल पढ़ने की हैबिट ज़रूर डालेंगे। और हम सबकी मिलीजुली कोशिश ही जो हम कहें प्रोसेस्ड फूड एपिडेमिक है उसे रोक पाएगी। आयुष्मान भव के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।